कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। लेक्चर नंबर 4 है। मैंने बोला था एक एक लेक्चर एक जो है इसके टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। तो आज हम ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने यही बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट जो है अगले वीडियो के अंदर आने वाला है। तो ये सीबीएसई लेवल वाले के लिए और शानदार सा ये बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर से निकल के आते हैं। तो इस तरह से आपको ये ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लास्ट फर्नेस। तो इसके बारे में हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या करें, आई बटन पर जाकर पुरानी वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि आपको ये अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो ध्यान से देखिए, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है इसमें। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था कि आयरन जो होता है किस तरह से हम जो है इनकी कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद जो होती है इनको किस तरह से साफ करते हैं। तो वही चीजें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी आयरन को कैसे निकालोगे, आयरन को किस तरह से आप निकालते हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी जो है आयरन यानी कि लोहे का निष्कर्षण, किसका, लोहे का निष्कर्षण हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए आप, लोहे के निष्कर्षण के लिए आवश्यक क्या है कि वह और चाहिए, आपको ऐसा और चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कौन कौन से और होते हैं लोहे के लिए, आयरन के लिए कौन कौन से और होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से अयस्क की जरूरत होती है। तो हेमेटाइट होता है। वही हेमेटाइट जो होता है बहुत ज्यादा यूज में लाए जाने वाला आयरन का और है। दूसरा है सिडेराइट है, आयरन पाइराइट है, पायरोल्यूसाइट है। ये सारे जो होते हैं आयरन के और से है, लेकिन हम हेमेटाइट को ज्यादा यूज में लाते हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर हेमेटाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने और लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमने हेमेटाइट और लिया। कौन सा और लिया, हेमेटाइट का और लिया है। अब क्या करते हैं, ये जो और लिया है हमने, इस और को सबसे पहले क्रश करते हैं, सबसे पहले उसको पीसते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर उसको जो है पीसा जाता है। मैंने बताया था पल्वेनाइजेशन के बारे में। तो पल्वेनाइजेशन जो होता है वो यही है, हम क्या करते हैं उसको क्रश करते हैं। इस हेमेटाइट को बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद अब अगली बार क्या करते हैं हम उसको कंसंट्रेशन, अब उसका क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन। ये टर्म हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन, जिसे हम सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रण करते हैं। तो यह जो सांद्रण होता है, यह सांद्रण के 4 पार्ट मैंने बताए थे, 4 विधियां बताई थी। कौन कौन सी विधियां थी, पहली ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन थी, उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस थी, फिर लीचिंग प्रोसेस थी। तो इस तरह से, लेकिन यह जो हेमेटाइट होता है ये ग्रेविटी सेपरेशन कैसे होता है। ग्रेविटी सेपरेशन तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। ग्रेविटी सेपरेशन जो होता है उस मेथड के गुरुत्वीय जो सेपरेशन होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से जो है इसको कंसंट्रेट किया जाता है। अब जो कंसंट्रेट और है, जो कंसंट्रेटेड हेमेटाइट और है, उसको क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की भी वीडियो जो है आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी समझ में आ जाएगी, क्लियर समझ में आ जाएगी। तो आप क्या करें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होती है वो परावर्तनीय भट्टी में होती है। किसमें होती है, बड़ी सी भट्टी होती है परावर्तनीय भट्टी, जिसे आप क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस उसको बोला जाता है। उनके अंदर जो होते हैं क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं।
अब यहाँ तक हो गया, और लिया, और को क्रश किया हमने, हेमेटाइट और को क्या किया, क्रश किया, पीसने के बाद जो उसको कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेशन के बाद जो होता है उसकी रोस्टिंग की, है ना, रोस्टिंग करने के बाद लास्ट आता है प्रगलन, स्मेल्टिंग। अब इस हेमेटाइट को गलाना है, आपको प्रगलन करना है, उसका जो है क्या करना है, स्मेल्टिंग करनी है। तो स्मेल्टिंग करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। एक बड़ी सी भट्टी होती है, वात्या भट्टी, उसका यूज किया जाता है। यह जो ब्लास्ट फर्नेस होती है ना, ये ब्लास्ट फर्नेस आपको इधर दिखाई दे रही होगी, ये वात्या भट्टी। आपको ये 2173 ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको 2173 को लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे इसको लिख रहा हूँ, 2173 केल्विन, 2173 केल्विन। तो क्या किया जाता है, आपको जो ये ब्लास्ट फर्नेस दिखाई दे रहा है, इसकी टोटल हाइट कितनी होती है, 30 मीटर अप्रोक्स। ये मान के चलिए आपके 25 टू 30 मीटर जो होती है इस ब्लास्ट फर्नेस की हाइट होती है। और अगर इसकी ब्रेथ देखें ना, इसकी जो है आप डायमीटर देखें, इसकी चौड़ाई देखें, तो वह जो चौड़ाई होती है लगभग 5 से लेकर 8 मीटर तक होती है। 5 to 8 मीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। इसका डायमीटर जो होता है 5 से लेकर 8 मीटर तक होता है। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में अगर डिस्क्राइब करने के लिए आज सीबीएसई में डिस्क्राइब करने के लिए जरूर, क्योंकि वहां पर जो है क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें ऑब्जेक्टिव उठकर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो है इसकी हाइट और डायमीटर को लिख देना है। अब क्या किया जाता है, इसको मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ टेम्परेचर्स लिखे हैं। टेम्परेचर जो होते हैं कई बुक्स में अलग अलग हैं, लेकिन आप क्या करें, एनसीईआरटी में पहले बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी से आप जो इनको मैच करें। यदि एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ यहाँ 75, 76 ऐसे कुछ हो सकते हैं, 75, 73 ऐसे कुछ जो होते हैं चेंज हो सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी को ही माने। जरूरी नहीं है कि आपको यही टेम्परेचर लिखना है, टेम्परेचर इधर से उधर हो सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ इस चीज के लिए। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम, ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है, यह ब्लास्ट फर्नेस स्टील और लोहे की होती है, और इसके अंदर जो होती है ब्रिक्स क्या रहती है, ब्रिक्स होती है, फायर ब्रिक्स जो है, ये लाल कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसे फायर ब्रिक्स कहते हैं। अग्निसह ईंटें होती है यह, क्योंकि जो अपनी ब्लास्ट फर्नेस होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो होती है उष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा, या बहुत ज्यादा ये गर्म होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है, इसलिए इसको जो होता है इसके अंदर फायर ब्रिक्स होती है, या अग्निसह दीवारें जो होती है वह बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसके जो है 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को आप थ्रोट कहते हो। क्या कहते हो, इस पार्ट को आप, ये मैं मिटा रहा हूं और यहाँ पर अलग से मैं लिख रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, थ्रोट। क्या बोलते हो, थ्रोट कहते हो। ये जो पार्ट है इसको थ्रोट कहते हो। अब यहां से यहां तक का जो पार्ट बचा हुआ है ना, इस यहां से यहां तक के पार्ट को आप बोलते हो बेली। क्या बोलते हो, बेली बोलते हो। क्या बोलते हो, बेली। और लास्ट वाला जो है यह पार्ट, इसे हर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्थ, हर्थ बोला जाता है। इस तरह से आपके ये पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ब्लास्ट फर्नेस आपकी दिखाई दे रही है, थ्रोट, बेली और हर्थ, इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। अब इस वात्या भट्टी के अंदर जो होता है ट्वियर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ट्वियर्स लगे होते हैं। इस ट्वियर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, गर्म वायु या गर्म गैसें जो होते हैं इस वात्या भट्टी या फिर इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है एंटर कराई जाती है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम एंटर करवाते हैं। ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोना, ये त्रिकोण आकार का, ये जो होता है ये त्रिकोण आकार का आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, कैप एंड कोन अरेंजमेंट है। ये जो होता है क्या करता है, इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो बिछा रहता है। चार्ज में क्या होता है,
तो जो चार्ज मैंने लिखा है इस चार्ज के अंदर होता है Fe2O3 प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, Fe2O3 प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, इसको एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज। यह चार्ज इसमें रहता है। जैसे ही ये जो होता है कीप एंड कोल्ड अरेंजमेंट जो होता है इसको हम खोलते हैं तो यह चार्ज जो होता है अंदर जाता है, यहाँ से हम गर्म हवाएं भेजते हैं, जो चार्ज जाता है वो गर्म हवाओं के संपर्क में आता है तो रिएक्शन प्रोसीड होती है और हमारा जो होता है आयरन जो होता है हमें मिलता है, आयरन हमें इसमें मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होती है, इस हिसाब से ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन को जो होता है 4 जोन के अंदर बांटा गया है, 4 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से 4 क्षेत्र है तो देखिए 873 केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर कहीं जगह आप डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो देखिए 873 केल्विन पर रिडक्शन जोन है। क्या है, रिडक्शन जोन, इसको अपचयन क्षेत्र बोलेंगे हम, अपचयन क्षेत्र। 1273 केल्विन पर आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन है, धातुमल निर्माण क्षेत्र, धातुमल निर्माण क्षेत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। अगला है फ्यूजन जोन, कौन सा है, 573 केल्विन पर आपको तीसरा जोन मिलता है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन की इन सभी के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। फ्यूजन जोन जो है वह आपको यहाँ पर मिल जाता है। और लास्ट में आपको मिलता है कंबशन जोन। कंबशन जोन यानी कि दहन क्षेत्र, कौन सा होता है, दहन क्षेत्र होता है। अब लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हर्थ के यहाँ, हर्थ में जो है ऊपर क्या होता है, जैसे ही हमारा अब ये रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जो होता है आयरन क्या होता है, भारी होता है, तो वह भारी आयरन जो होता है वो तो पेंदे में नीचे जम जाता है और जो स्लैग निकलता है वो हल्का होता है जो कि ऊपर तैरता रहता है, जिसे हम इस नल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जो हमारा आयरन होता है वह इस नल के द्वारा अलग बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमें आयरन प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं अब इसकी रिएक्शंस। कंबशन जोन या फिर दहन, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंबशन जोन, या कंबशन जोन पे नहीं जाते हुए हम डायरेक्टली इसको रिडक्शन, क्या चीज लेते हैं, रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन यानी कि अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र। तो ध्यान से देखिए कि क्या किया जाता है, यह जो रिडक्शन जोन होती है इस रिडक्शन जोन के अंदर हम सब इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको प्रिफर करता हूं कि आप रिडक्शन जोन की रिएक्शन पहले करें, फिर स्लैग फॉर्मेशन जोन की रिएक्शन, फिर फ्यूजन जोन की रिएक्शन, फिर कंबशन जोन की। तो हम जो है रिडक्शन जोन की रिएक्शन देखते हैं। देखो रिडक्शन जोन में क्या होता है कि आपके पास कौन सी चीज है, Fe2O3 और साथ ही साथ कोक है ना। तो क्या होता है कि जो Fe2O3 जो होता है वह कोक के साथ मिलता है और कोक के साथ मिलकर बना लेता है Fe3O4 प्लस CO2 प्लस क्या बना लेता है, CO2 यह बना लेता है, प्लस CO2 यह बना लेता है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। देखो Fe2 है, यहाँ Fe3 है। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, 3 3 3 दूना 6, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 3 3 दूना 6, है ना। इस तरह से आप बैलेंस, अगर आपने बैलेंसिंग रिएक्शंस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर जो है बैलेंस वाली रिएक्शंस जरूर देख ले। हाउ टू केमिकल बैलेंस बाय पीवी सर आप टाइप भी करेंगे तो भी आपको बैलेंसिंग रिएक्शंस का वीडियो मिल जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब अगली चीज है यही Fe3O4 में लेता हूं और इससे एक बार फिर रिएक्शन कराता हूं मैं कोक की, वापस से आपका कोक रिएक्शन करेगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी रिएक्शन करेगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करेगी ना तो क्या होगा, इससे CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 आपकी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे ही आपकी CO2 बाहर निकलेगी वही बचेगा क्या, यहां से यहाँ बच गया 3
Fe बचा, और साथ ही साथ 4 कार्बन में से 4 और 5 कार्बन में से 2 कार्बन निकल गई, तो कितनी ऑक्सीजन बची? 3 ऑक्सीजन। देखो 3FeO बन गया। यही 3FeO तो क्या बनेगा? Fe प्लस CO2, Fe बाहर निकल गया, ये C और ये O2, CO2, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। अगर ये लेते हो तो फिर वापस से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, जिससे ये आपका Fe, ये आयरन आपका बाहर निकल जाता है। यह थी हमारी कौन सी रिडक्शन जोन। यह पहली रिएक्शंस कंप्लीट हुई है 873 केल्विन वाली। अभी जो है स्लैग फॉर्मेशन वाली रिएक्शन बाकी है। कौन सी? स्लैग फॉर्मेशन वाली रिएक्शन हमारी बाकी है। स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है? तो स्लैग जो होता है धातु मल वाली रिएक्शन। देखिए स्लैग फॉर्मेशन जोन, जिसे हम धातुमल निर्माण क्षेत्र बोलते हैं। धातुमल निर्माण क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो धातुमल निर्माण क्षेत्र में आपका जो आपका जो लाइमस्टोन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, आपने लाइमस्टोन भी इसके अंदर डाला है। तो यह जो लाइमस्टोन है CaCO3, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट। यह जब गर्म होगा तो यह टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 इस फॉर्म में टूट जाएगा। CaO प्लस CO2 फॉर्म में यह टूट जाता है। यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, यह रिएक्शन करता है SiO2 से। SiO2 से क्यों रिएक्शन करता है? क्योंकि हेमेटाइट जो और होता है उसके अंदर सिलिकॉन की अशुद्धियां रहती है, इसलिए SiO2 से रिएक्शन करता है। और जैसे ही SiO2 से रिएक्शन करता है, यह क्या बना लेता है? यह जो है टोटल SiO2 से रिएक्शन करके CaSiO3 बना लेता है, जो कि एक स्लैग होता है। जो कि क्या होता है? एक स्लैग होता है। यह जो स्लैग होता है, यह स्लैग क्या करता है? झाग के रूप में यहां इकट्ठा हो जाता है, जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। जिसे क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। यह आपका आयरन हुआ। यह आयरन यहाँ पैंदे में जमता जाएगा और झाग के रूप में कौन निकल जाएगा? वह जो ऊपर, क्योंकि आयरन हल्का ये स्लैग हल्का होता है, इसलिए झाग के रूप में जाएगा और बाहर निकल आएगा। और आयरन जो होता है वह नीचे से आप निकाल लोगे। अगली चीज है फ्यूजन जोन। कौन सी जोन है? फ्यूजन जोन, जिसे हम गलन क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलन क्षेत्र कहते हैं। तो इस गलन क्षेत्र फ्यूजन जोन की रिएक्शंस, वैसे इतने इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन नहीं है, फिर भी आप जो है इस रिएक्शन को देखेंगे। फ्यूजन जोन आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना है एक बार, मैंने वो मिटा दिया है। रिडक्शन जोन, अपचयन क्षेत्र, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। अब आती है फ्यूजन जोन की। तो फ्यूजन जोन की जब बारी आती है तो क्या होता है इसमें? तो फ्यूजन जोन यानी कि गलन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गलन क्षेत्र जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। फ्यूजन जोन, या इसको बोलते हैं गलन क्षेत्र। इसमें जो FeO होता है, FeO वह रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और क्या बना लेता है? CO2 बना लेता है, यानी कि Fe बाहर निकल जाता है, जो कि गला हुआ रहता है, जो कि पैंदे में यहाँ की ओर बैठता रहता है। यही Fe जो होता है, यही FeO, कुछ FeO और बच जाता है। वह जो होता है कोक से रिएक्ट करता है, कोक से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से, कुछ जो होता है कोक से रिएक्ट करता है और कोक से रिएक्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जो कि बाद में निकाल देता है Fe को। बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल, अगर रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो बचेगा कौन? Fe बचेगा। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो वापस से FeO को जो है क्या करती है? फ्यूजन करती है और वापस से ये प्रोसेस चलती रहती है। आयरन बनता रहता है, आयरन यहाँ इकट्ठा रहता है, भारी होता है इसलिए इकट्ठा होता जाता है, बाहर निकलता जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस
चलती रहती है। अब आती है आपकी लास्ट रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन जो होती है वह हम इसमें पढ़ रहे हैं। कंबशन लास्ट रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, जिसे आप बोलते हो दहन क्षेत्र। क्या बोलते हो? दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र में क्या करते हो आप डायरेक्टली दहन क्षेत्र के अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को आपको ऑक्सीजन के साथ जलाना है तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन गई। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह कोक के साथ एक और बार जला दीजिए तो ये बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी तरह से ये चारों जोन की रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपकी चारों जोन की रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। एक बार फिर ब्लास्ट फर्नेस के बारे में सुन लीजिए, सीबीएसई लेवल के स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्टिव जो है वो आते हैं, इस कारण से सुन लीजिए। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस जो होती है या वात्या भट्टी जो होती है वह एक 30 मीटर लंबाई की कितने मीटर की लंबाई होती है इसकी? 30 मीटर हाइट होती है, लगभग 30 मीटर, और 5 से लेकर 8 मीटर जो होता है इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर जो होता है ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स लगी होती है, अग्निसह ईंटें या अग्निसह दीवारें बनी हुई होती है। क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि अंदर की गैसें जो होती है, अंदर का ताप बहुत ज्यादा हो जाता है, रिएक्शन होने पर अंदर का ताप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अग्निसह जो होती है यह लगी हुई होती है। इसमें जो होता है कप एंड कौन सी? कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, कप और कोन व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा चार्ज में कौन होता है? Fe2O3 प्लस कोक और साथ ही साथ लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, ये होता है। चार्ज को अंदर और बाहर किया जाता है। चार्ज को अंदर करना हो तो इसे ऊपर उठा दीजिए, अंदर हो जाएगा, और फिर वापस से यह ढक्कन बंद हो जाता है, इस तरह से। अब यह जो होती है इसकी 3 पार्टीशन होती है। पहला है थ्रोट, दूसरा है वैली, और तीसरी पार्ट कौन सा होता है इसका? हर्थ होता है। तीसरा पार्ट हर्थ होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इसके अंदर जो होती है एक हॉट एयर के लिए एक पाइप होता है, जिससे जितनी भी हॉट एयर होती है वह हॉट गैसेस जो होती है वो बाहर निकलती है, गर्म गैसें बाहर निकल जाती है। यहाँ पर कुछ ट्वायर्स लगे होते हैं। यह ट्वायर्स जो होते हैं यह क्या करते हैं? गर्म गैसों को क्या करते हैं? छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, यह क्या करते हैं? गर्म गैसों को अंदर भेजने के कार्य में आते हैं, है ना। इस ट्वायर्स के द्वारा गर्म गैसों को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर तक भेजा जाता है या इसकी एंट्री कराई जाती है। इसमें स्लैग निकलने के लिए एक जगह होती है, साथ ही साथ आयरन निकलने के लिए भी आपकी एक जगह होती है ना। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो होती है कितनी जोन्स होती है? तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन तौर पर जो होती है 4 तरह की जोन्स होती है। रिडक्शन जोन, जिसे आप क्या कहते हैं? अपचयन क्षेत्र। रिडक्शन जोन मतलब अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र के बाद आता है स्लैग फॉर्मेशन जोन, यानी कि धातुमल निर्माण क्षेत्र, और तीसरा फ्यूजन जोन यानी कि गलन क्षेत्र, और कंबशन जोन यानी कि आपका दहन क्षेत्र। इस तरह से यह होती है। और क्या होता है? ये रिएक्शन आपको जो चारों ही क्षेत्र या चारों ही जोन्स की रिएक्शन आपको वहां पर लिखनी है। चारों जोन की रिएक्शन लिखने के बाद क्या होता है? आपको यह लिखना है कि स्लैग को जो है बाहर कर दिया जाता है, और आयरन को जो है, आयरन भारी होने के कारण वह अंदर तली पे बैठता जाता है, इसी कारण से उसे जो होता है दूसरे नल के द्वारा निकाल लिया
जाता है। अब इस आयरन को प्यूरिफाई भी किया जाता है, वही आयरन पूरी तरह से ये थोड़ी है, इसको प्यूरिफाई भी किया जाता है। तो हम प्यूरिफिकेशन जो है कॉपर और आयरन के लिए अलग से पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी ब्लास्ट फर्नेस जो होती है वह कंप्लीट होती है। आई होप आपने पिछले वीडियोस को भी कंप्लीट कर लिया है और आप इस वीडियो को भी जो है पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप जो है सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए आप क्या करें, इन चीज़ों को याद करते रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए। और मेरे विषय से अभी जो है एमपी बोर्ड वालों की एग्जाम आ रही है, तो उनके लिए जो है आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक।